वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र के पेपर 2 के बारे में। और ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर होगा इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स का। आपको बता दूं, सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु का पेपर आपका कल लगा हुआ है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो 307 और 308 वाला कोड का पेपर है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए, और एक प्रकार से आपका जो कानपुर विश्वविद्यालय उसके लिए, यानी जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होंगी उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बीए 6 सेमेस्टर पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान, उससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध कुल कितने वर्षों तक लड़ा गया था, बताएं। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 6 वर्षों तक लड़ा गया था। आपको बता दो द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो एक प्रकार से कब हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर को होती है। 1 सितंबर 1939 को इसकी शुरुआत होती है। और आपको बताऊं ये इसका समापन होता है जब जापान पर, एक प्रकार से जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम, लिटिल मैन एंड फैट मैन नाम के 2 बम गिराए जाते हैं। ठीक है, एक मतलब कि एक दो दिन के अंतराल में, ठीक है, अमेरिका के द्वारा। उसी दिन समाप्त हो जाता है 1945 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 6 वर्षों तक ये लड़ा गया, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध। दूसरा प्रश्न है अगला, प्रथम विश्व युद्ध कुल कितने वर्षों तक लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध कुल मिलाकर के 4 वर्षों तक लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध का जो शुरुआत हुआ है वो, उसकी अगर बात की तो 28 जुलाई को एक प्रकार से इस युद्ध की शुरुआत होती है 1914 में। ठीक है, और इसकी जो समापन होता है वो होता है 11 नवंबर 1918 को। ठीक है, यानी ये 4 वर्षों तक लड़ा गया युद्ध है प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, इसमें 2 गुट थे, एक धुरी राष्ट्र थे और एक मित्र राष्ट्र थे। अमेरिका और रूस इसमें एक ही तरफ थे, ये बात ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन वगैरह सब एक ही तरफ थे। जर्मनी और ये सब, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सब अलग थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। कौन थे? वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन का जो शासनकाल रहा है 1913 से लेकर के 1921 तक, एक प्रकार से ये ब्रिटेन के, मतलब सॉरी, अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। आपको बता दूं ये अमेरिका के 28वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, कौन? वुडरो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। ये तो प्रथम विश्व युद्ध में तो वुडरो विल्सन थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक प्रकार से कौन थे भाई? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट जो थे, ये एक प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के कौन थे? राष्ट्रपति थे। ये 32वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ये बात ध्यान रखेंगे। 32वें नंबर के राष्ट्रपति थे। 1933 में एक प्रकार से गद्दी पर बैठते, 1945 तक एक प्रकार से इन्होंने शासन किया। ठीक है, इसी दौरान आप देखेंगे 1939 में युद्ध प्रारंभ होता है और 1945 तक चलता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी जाती है और वहीं से एक प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध की चिंगारी यानी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। आपसे पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो आप बताएंगे वर्साय की संधि थी। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वर्साय की संधि कब हुई थी। वर्साय की संधि एक प्रकार से जो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि थी, इसकी शुरुआत जो, मतलब ये जो हुआ था, ये 28 जून 1919 को हुई थी। 28 जून 1919 को वर्साय की संधि हुई है और इस संधि में जर्मनी के साथ बहुत ज़्यादा एक प्रकार से गलत निर्णय लिए गए। जर्मनी को एकदम से मतलब कि ऐसा निर्णय जर्मनी को एक प्रकार से कहीं न कहीं पे खल रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, चूँकि जर्मनी के खिलाफ ही सारे काम किए गए थे इस संधि में, और एक तरफ़ा संधि मान लेते हैं इसको। अगला क्वेश्चंस, प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 28 जुलाई 1914 को हुई थी। 1914, यहाँ पर 1914 कर लेंगे, 28 जुलाई 1914, 18 गलत लिख गया, 1914। ठीक है, 28 जुलाई 1914 को एक प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और 11 नवंबर 1918 को एक प्रकार से इसका समापन हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हंगरी प्रथम विश्व युद्ध में किस गुट में, एक प्रकार से किस गुट की तरफ से लड़ा था, बताएं। हंगरी,
हंगरी की अगर बात की तो किस तरफ से लड़ा था हंगरी? हंगरी जो था धुरी राष्ट्रों की तरफ से लड़ा था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को होती है और 1945 में इसका समापन होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। विंस्टन चर्चिल की कार्यकाल की बात की तो 1940 से लेकर के 1945 तक इनका कार्यकाल रहा है विंस्टन चर्चिल का। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रों के बीच राजनीति के लेखक हैं, बताएं। राष्ट्रों के बीच राजनीति पुस्तक, मतलब कि ये पुस्तक बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रों के बीच राजनीति, इस पुस्तक को किसने लिखा है? मार्गन थाऊ, पामर और पार्किंसंस, या परवेज, या एक प्रकार से परवेज चीमा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आने वाला है। बताएं सभी लोग। राष्ट्रों के बीच राजनीति, ये एक प्रकार से यथार्थवाद से रिलेटेड पुस्तक है। 1948 में इसका प्रकाशन हुआ है। हैंस मार्गन थाऊ बड़े जबरदस्त विद्वान हैं, यथार्थवादी, इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन कैसे? राज्यों के बीच संबंध का अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? राज्यों के बीच संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वुड्रो विल्सन प्रस्तावक थे। वुड्रो विल्सन जो थे आदर्शवाद के प्रस्तावक थे। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस अनुशासन की शाखा थी? इन प्रश्नों को आप रट लीजिएगा, मैं तीव्र गति से बता रहा हूं ताकि परीक्षा आपकी लगी हुई तो 2-3 बार आप इस वीडियो को देख लें। अच्छा ये बताएं, जो है प्रश्न आपसे पूछा क्या गया है? प्रश्न आपसे अगला, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस अनुशासन की शाखा थी? अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अगर बात की जाए तो ये राजनीति विज्ञान की शाखा थी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तुलनात्मक रूप से अनुशासन है। नया, प्राचीन या पुराना, इनमें से कोई नहीं। बताएं अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तुलनात्मक रूप से अनुशासन है, नया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। यथार्थवाद मुख्य रूप से विश्वास करता है किसमें? यथार्थवाद युद्ध और संघर्ष में विश्वास करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद मुख्य रूप से विश्वास करता है। आदर्शवाद जो विश्वास करता है किसमें करता है भैया? आदर्शवाद जो है ये व्यापार और सहयोग में विश्वास करता है। इससे पहले यथार्थवाद किसमें करता है? युद्ध और संघर्ष में। आदर्शवाद किसमें करता है? व्यापार और सहयोग में। इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक अनुशासन है लड़ाई और शांति का, या फिर एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक अनुशासन है किसका? इस प्रश्न को थोड़ा सा हटा दीजिए 1 मिनट के लिए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, यथार्थवाद के नेतृत्व वाली दुनिया में विदेश नीति शायद ही कभी किसके द्वारा निर्देशित की गई है? बताएं यथार्थवाद के नेतृत्व में या नेतृत्व वाली दुनिया में विदेश नीति शायद ही कभी किसके द्वारा निर्देशित की गई होगी? इनमें से विचारधारा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सार क्या है? तो यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सार होता है सत्ता की खोज करना। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, यथार्थवाद एक सामान्य दर्शन है जिसे किसका विरोधी माना जाता है? तो यथार्थवाद एक सामान्य दर्शन है जिसको आदर्शवाद का विरोधी माना जाता है। आदर्शवाद के विरोध में ही एक प्रकार से यथार्थवाद की शुरुआत होती है। आइडियलिज्म बोलते हैं आदर्शवाद को, यथार्थवाद को रियलिज्म बोलते हैं अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन से, राजनय के लिए मार्गन थाऊ कितने नियमों का उल्लेख करता है? तो राजनय के लिए मार्गन थाऊ जो है एक प्रकार से कितने नियमों का उल्लेख करता है, या कूटनीति के लिए, ठीक है, मार्गन थाऊ कितने नियमों का उल्लेख करता है? 9। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आपके आएंगे। बताएं। अच्छा, एक पुस्तक है बियॉन्ड द नेशन स्टेट। बियॉन्ड द नेशन स्टेट, इस पुस्तक को किसने लिखा? अर्नेस्ट हक्सले ने लिखा है। ये पुस्तक परीक्षा में आपसे पूछी जाती है। और एक पुस्तक है द लॉन्ग रोड ऑफ थियरी। द लॉन्ग रोड ऑफ थियरी पुस्तक को हाफमैन ने लिखा है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसके अनुसार निशस्त्रीकरण कुछ या सब सब शस्त्रों में कटौती या उनको समाप्त करना है ताकि शस्त्रीकरण के दौर का अंत हो सके? ये किसने कहा था? ये हैंस मार्गेनथाउ का कथन है।
निशस्त्रीकरण को लेकर के। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा कि निशस्त्रीकरण होना चाहिए? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि निशस्त्रीकरण होना चाहिए। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है शस्त्र एक प्रकार से ना बनाए जाएं, शस्त्र उचित मात्रा में बनाए जाएं। अगला प्रश्न, फादर ऑफ न्यूक्लियर एजेंसी किसे कहा जाता है? होमा जहांगीर भाभा को। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 अगस्त 1945 की को हिरोशिमा पर अमेरिका ने कौन सा बम फेंका था? आपको बता दूं 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर है जापान का, उस पर अमेरिका के द्वारा लिटिल बॉय नाम का एक प्रकार से बम फेंका गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नागासाकी पर अमेरिका ने फैटमैन बम कब फेंका था? तो नागासाकी ये भी जापान का शहर है और फैटमैन नाम का बम जो है नागासाकी शहर पर 9 अगस्त 1945 को फेंका गया था। और उससे 2 दिन पहले 7 अगस्त 1945 को, ठीक है, या 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था एक प्रकार से जो है लिटिल बॉय नाम का बम हिरोशिमा पर। क्लियर? 6 अगस्त 1945 को। कौन सा देश, कौन से देश ने 1954 में सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट पर बैन लगाया था? बताएं। 1954 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट पर बैन लगाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है? देखिए साल्ट, साल्ट की अगर बात की जाए तो साल्ट जो है एक प्रकार से निशस्त्रीकरण से संबंधित एक प्रकार से है कि नहीं, ये बताएं। साल्ट की अगर बात की जाए तो स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टाक बोलते हैं साल्ट को, फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशंस टाक्स बोलते हैं साल्ट को। तो ये निशस्त्रीकरण से संबंधित है। ठीक है। सीटीबीटी की अगर बात की है तो सीटीबीटी एक समझौता है। ठीक है, सीटीबीटी की अगर बात की तो ये भी एक समझौता है। ठीक है, ये भी एक संबंधित है निशस्त्रीकरण से। कौन सा? सीटीबीटी। सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी इसका फुल फॉर्म है। ये भी निशस्त्रीकरण से रिलेटेड है। अगला है आपका एनपीटी। एनपीटी की बात की है तो इसका मतलब होता है ट्रीटी ऑन द नॉन जो है प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये एनपीटी का फुल फॉर्म होता है। तो ये भी संबंधित है निशस्त्रीकरण से, जबकि नाटो जो है ये नहीं संबंधित है, क्योंकि नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक प्रकार से जो उत्तर अटलांटिक जो देश हैं उन्हीं देशों का संगठन है नाटो। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये देशों का संगठन है, निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है? बताएं। तो अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किसने नहीं किया है? भारत ने नहीं किया। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण को मतलब को महत्व दिया है, किसने महत्व दिया है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण को महत्व दिया है, किस कौन देता है? राष्ट्रीय हित को महत्व देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु होता है राष्ट्रीय हित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शक्ति के मूल तत्वों को किसने मूर्त और अमूर्त के रूप में वर्गीकृत किया हुआ है? तो किसने किया हुआ है? पामर एंड पार्किंस ने। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रों के बीच राजनीतिक शक्ति और शांति के लिए संघर्ष, इन पुस्तकों के लेखक कौन है? हैंस मार्गेनथाउ इन पुस्तकों के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ये वाला, सत्ताओं का संघर्ष और विश्व व्यवस्था का पुनर्निर्माण। बताएं, सत्ताओं का संघर्ष और मतलब विश्व व्यवस्था का निर्माण, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसको लिखा सैमुअल हंटिंगटन ने। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिएगा इन प्रश्नों को। चलें, अगला क्वेश्चन है कौन शक्ति संतुलन की विशेषता है? बताएं, शक्ति संतुलन की विशेषता इनमें से कौन सी है? राष्ट्रीय हित इसका आधार है, बिल्कुल है। शक्ति संबंधों में किसी प्रकार का संतुलन, ये भी इसका विशेषता है। शक्तियों के संतुलन के अभिनेताओं के रूप में बड़ी शक्तियां, ये भी शक्ति संतुलन की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी विशेषताएं शक्ति संतुलन से ही रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सुरक्षा परिषद जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हिस्सा है। सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य हैं, बेसिकली मुख्य रूप से 5 सदस्य। कौन कौन से?
पहला है आपका फ्रांस, दूसरा है रूस, तीसरा है आपका यूनाइटेड किंगडम यानी यूके यानी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड जिसको आप जानते हैं, और चौथा आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, और पांचवा है आपका चाइना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, चाइना ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें भारत शामिल होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन चाइना जो है मना कर दे रहा है। इस सुरक्षा परिषद के जो 5 सदस्य हैं, इनके पास वीटो पावर है। एक व्यक्ति यानी एक देश अगर चाहे कि इस मामले को हमको पास नहीं करवाना संयुक्त राष्ट्र संघ से, तो वो नहीं पास होगा, और चाइना इसमें हमेशा भारत का खिलाफत ही करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामान्य प्रणाली सिद्धांत के आगमन का कारण है? बताएं, निम्न में से कौन सामान्य प्रणाली सिद्धांत के आगमन का कारण है? व्यवहार क्रांति, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु क्या होता है? राष्ट्रीय हित होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है परीक्षा की दृष्टि से। बताएं, रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना कब की गई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना कब की गई थी भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 1965, 1966, 1970 या 1971? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है, बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बताइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना कब की गई? बताएं, रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना कब की गई थी भैया? 1965, 1966, 1970, 1971? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं कौन बताता है पहले, बताइए। चले फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल, रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना 1965 राइट आंसर होगा। 1965 नवंबर महीने में रक्षा विभाग की स्थापना की गई थी, 1965 में, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1969 में शुरू की गई थी, ध्यान रखिएगा, 1974 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आप पोखरण मूवी देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा। राजस्थान के पोखरण में इस्माइल बुद्धा नाम से एक प्रकार से पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। होमी जहांगीर भाभा कौन थे? होमी जहांगीर भाभा एक वैज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चीन ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया था? चीन ने अपना परमाणु परीक्षण 1964 में किया था, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये सब प्रश्न परीक्षा में आएंगे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, परमाणु अप्रसार संधि कब लाई गई थी? बताएं, परमाणु अप्रसार संधि कब लाई गई थी? 1968 में लाई गई थी, ठीक है, 1 जुलाई को। क्लियर, ध्यान रखिएगा। परमाणु अप्रसार संधि को शॉर्ट फॉर्म में एनपीटी बोलते हैं, ठीक है। 5 मार्च 1970 को ये लागू की गई थी, और लाई कब गई थी? 1968 को 1 जुलाई को लाई गई थी, लेकिन ये लागू हुई है 5 मार्च 1970 को, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अरब इजराइल युद्ध कब हुआ था? अरब इजराइल युद्ध 1973 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आप देखेंगे, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि को क्या बोलते हैं? एनपीटी बोलते हैं। इसको कब तक के लिए बढ़ा दिया गया था? तो 11 मई 1995 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इसका नंबर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? मैंने आपको बताया था, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। कहाँ पर दिया हुआ है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, सीटीबीटी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सीटीबीटी की अगर बात की जाए तो 24 सितंबर 1996, 24 सितंबर 1996 को एक प्रकार से ये ट्रीटी करी गई थी। इसमें 181 देश एक प्रकार से शामिल हुआ था, भारत और पाकिस्तान जैसे देश इसमें शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। आगे देखेंगे, इजराइल कब आज़ाद हुआ? इजराइल जो आज़ाद हुआ है ये 1948 में आज़ाद हुआ है, और आज़ाद की जो डेट है वो है 14 मई, ठीक है, 14 मई 1948 को। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में इजराइल एजेंसी कब खुली? भारत में इजराइल एजेंसी जो खुली है ये जनवरी 1992 में खुली है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल कब गए थे? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इजराइल गए थे 2017 में, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। तो ऐसे ही तीव्र गति से कम समय में आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं।
आगे देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइएगा। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु क्या है भैया? राष्ट्रीय हित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रीय शक्ति के मूल तत्वों को किसने मूर्त और अमूर्त रूप में वर्गीकृत किया है? तो पामर एंड पार्किंसंस ने किया है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार से इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न, थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के प्रकारों को कितने वर्गों में बांटा है? थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के प्रकारों को 6 वर्गों में बांटा है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के प्रमुख साधन कौन से हैं? राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के प्रमुख साधन की अगर बात की जाए तो आर्थिक साधन, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, युद्ध, कूटनीति, प्रचार और राजनीतिक युद्ध, ये सब एक प्रकार से राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के प्रमुख साधन है। आर्थिक साधनों का प्रयोग करके बहुत सारे लोग अभिवृद्धि करते हैं राष्ट्रीय हित की, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, कूटनीति का प्रचार प्रसार करके, राजनीतिक युद्ध करके, यानी ये सभी करके, ऊपर तो सभी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, किसकी रक्षा के लिए राष्ट्र बड़े से बड़ा बलिदान और त्याग करने के लिए सदा तैयार रहते हैं? बताएं, किसकी रक्षा के लिए राष्ट्र बड़े से बड़ा बलिदान और त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं? प्राथमिक हित की रक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण ने महत्व दिया है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण ने महत्व दिया है राष्ट्रीय हित को। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसके अनुसार हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है और ना ही कोई हमारा सदा मतलब बना रहने वाला शत्रु है, केवल हित ही शाश्वत होता है और हित के लिए ही एक प्रकार से लोग लड़ते भिड़ते रहते। तो लॉर्ड पामर्स्टन ने कहा था इसको। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में आएगा वो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शक्ति में तकनीकी प्रगति के किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित किया है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय शक्ति में तकनीकी प्रगति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित किया है। किसने किया है? औद्योगिक तकनीकी ने भी किया है, सैनिक तकनीकी ने भी किया है और संचार तकनीकी ने भी किया है बहुत ज़्यादा। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त तो सभी ने प्रभावित किया है। सामूहिक वर्ग को खतरे से आज़ादी को क्या कहते हैं? सामूहिक वर्ग को खतरे से आज़ादी को सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इन सभी टर्म्स को समझना चाहते हैं तो आज सुबह ही एक क्लास मैंने दी है इसकी लिखित वाली, लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव की बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, नव उदारवाद को प्रोत्साहन देते हैं? बताएं, नव उदारवाद को कौन प्रोत्साहन देते हैं? नव उदारवाद को मुक्त बाजार और मुक्त व्यापार दोनों एक प्रकार से नव उदारवाद को प्रोत्साहन देते हैं। ऊपर तो दोनों लगा देंगे, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, नव यथार्थवाद से मतलब के प्रणेता कौन है? नव यथार्थवाद के प्रणेता हैं डेविड कैंपबेल। डेविड कैंपबेल जो हैं ये नव यथार्थवाद के प्रणेता हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन इसके बारे में जो ज़बरदस्त तरीके से अध्ययन किया है, तो नव यथार्थवाद के सिद्धांत का अग्रणी कौन है? अग्रणी है वाल्टर्स। ठीक है, वाल्टर्स का पूरा नाम है केनेथ वाल्टर्स। 1979 ईस्वी में 1979 में इनकी एक पुस्तक आती है, थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इस पुस्तक में इन्होंने नव यथार्थवाद के सिद्धांत को बड़े गहराई से समझाया है, वाल्टर्स ने, केनेथ वाल्टर्स ने। अगला प्रश्न, थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत ही फेमस पुस्तक है ये, परीक्षा में 100% आएगा ये प्रश्न। तो थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक को लिखा केनेथ वाल्टर्स ने और इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1979 में, 1979 में। प्रकृति का वस्तु परक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको अभिव्यक्त किया है किसने? मार्गेनथाउ, हैंस मार्गेनथाउ। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? बताएं, कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? तो बहुलवादी विचारक जो है वो सहमत नहीं है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। व्यवस्था विश्लेषण के मार्टन कापलान के मॉडल्स बताएं। शक्ति संतुलन, ढोली ध्रुवीयता या कठोर ध्रुवीयता? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, उपरोक्त सभी। ये सब मॉडल हैं मार्टन कापलान के व्यवस्था विश्लेषण के। प्लेटो का जन्म कब हुआ था? 428 ईसा पूर्व में हुआ था इसका जन्म। प्लेटो की मृत्यु कब हुई थी? 347 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु हुई थी। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा।
द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस पुस्तक बड़ी फेमस है, किसने लिखा है? द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इस पुस्तक को लिखा रॉबर्ट गिल्पिन ने। बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान भी हैं और ये पुस्तक भी परीक्षा में आने वाली है। इस पुस्तक के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, मतलब ये प्रश्न याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन यथार्थवादी स्कूल का मुख्य समर्थक है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बताएं, यथार्थवादी स्कूल का मुख्य समर्थक कौन है? हैंस मार्गेंथाउ हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। सभ्यताओं का संघर्ष और विश्व व्यवस्था का पुनर्निर्माण, ये पुस्तक कई बार मैंने आपको बताया, इस पुस्तक को किसने लिखा है? सैमुअल हंटिंगटन ने इस पुस्तक को लिखा है। 1993 में एक प्रकार से इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं, इनका एक लेख छपा था, द क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन। द क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन फॉरेन अफेयर्स पत्रिका निकलती थी, उसी में एक लेख छपा था। उसी में सभ्यताओं का संघर्ष और विश्व व्यवस्था का पुनर्निर्माण नामक पुस्तक एक प्रकार से आप देखेंगे उससे रिलेटेड है, 1993 के आसपास की है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। आसियान का चार्टर लागू किया गया था, बताएं आसियान का चार्टर कब लागू किया गया था भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। आसियान का चार्टर कब लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से, बताएं। आसियान का चार्टर 11 सितंबर 2004 या 15 सितंबर 2008 या 11 अक्टूबर 2004 या 15 अगस्त 2008? आसियान का चार्टर जो लागू किया गया था 15 दिसंबर 2008 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है जानते हैं? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय मंच बोला जाता है इसका फुल फॉर्म आसियान को। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र मंच। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं आपके? इसमें आपके कौन से देश शामिल है भैया आसियान में? आसियान में आप देखते हैं आपका जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया के जितने देश हैं वो सब शामिल है आपके। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, आसियान के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? आसियान के चार्टर में 55 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रतिवर्ष कब सार्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? सार्क दिवस के रूप में 8 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 से हो गई थी। 1985 की अगर बात किए तो सार्क की स्थापना दिवस है। ठीक है, 8 दिसंबर को। सार्क का फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क की अगर बात किए तो सार्क में शामिल हैं आपके भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, ये सब। ठीक है, दक्षिण पूर्वीय यानी आसियान की कंट्रीज़ में आप देखते हैं, जैसे आपका बर्मा हो गया और ये हो गया, जितने भी आप देखेंगे इंडोनेशिया वगैरह हो गए उधर के देश। ठीक है, वो सब शामिल हैं आपके। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 13 सार्क का 18वां सम्मेलन, सार्क का 18वां सम्मेलन काठमांडू में आयोजित हुआ था कब? तो ये आयोजित हुआ था नवंबर 2014 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 26 से 27 नवंबर की बात है। सार्क का 17वां सम्मेलन संपन्न हुआ था। सार्क का जो 17वां सम्मेलन हुआ था मालदीव में हुआ था। मालदीव की का जगह है अद्दू, उसी अद्दू में हुआ था 10 नवंबर 2011 को। अगला प्रश्न, दक्षेस का 15वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था दक्षेस का, बताएं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन बोलते हैं दक्षेस को, उसी को अंग्रेजी में सार्क बोलते हैं। ठीक है, दक्षेस का 15वां शिखर सम्मेलन जो होता कोलंबो में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। सार्क का प्रथम सम्मेलन, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सार्क का जो प्रथम सम्मेलन है कहाँ हुआ था? सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था भैया? ढाका में हुआ था। सार्क का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1985 में हुआ था, 7 दिसंबर को हुआ था। 7 या 8 दिसंबर, ठीक है, 8 दिसंबर या 7 दिसंबर को हुआ था बांग्लादेश में। और इसीलिए 8 दिसंबर को आप देखते हैं प्रतिवर्ष सार्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। सार्क यानी दक्षेस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? सार्क या दक्षेस संगठन की स्थापना 1985 में हुई, बी ऑप्शन। दक्षिण एशिया या सार्क संगठन में शामिल सदस्य हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन से, बागोरा समझौता का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है? तो ये एक प्रकार से एपेक से है। एपेक की अगर बात की तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग बोलते हैं एपेक को शॉर्ट फॉर्म में, मतलब कि इसका फुल फॉर्म है वो। अगला क्वेश्चन से, अल्बा में पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है किसको? हेती, ईरान और सीरिया, सभी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा
कब अपनाई गई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा कब अपनाई गई? तो 10 दिसंबर 1948 को अपनाई गई, इसीलिए 10 दिसंबर को आप देखते हैं मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? बताएं। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत में शिक्षा के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? भारत में शिक्षा के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 21 के का में दी गई, 21 के ए में दी गई है। अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी मुख्य न्यायाधीश जो है वो एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। अगला क्वेश्चन से, मानवाधिकार और मानवीय गलतियां इस पुस्तक को किसने लिखा है? मानवाधिकार और मानवीय गलतियां पुस्तक को लिखा है बी आर कृष्ण अय्यर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी बताएं। राष्ट्रीय मानवाधिकार मतलब कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसका कार्यकाल जो होता है ये कब मतलब कि कार्यकाल है, बताएं। इसका कार्यकाल है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार का एक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं इसमें कुल मिलाकर के, ठीक है, और एक अध्यक्ष होता है। कुल मिलाकर के 5 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। आप देखेंगे अरुण कुमार मिश्र एक प्रकार से अध्यक्ष थे इसके। अगला क्वेश्चन से, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में इसका मुख्यालय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शीत युद्ध का चरम बिंदु था, बताएं। शीत युद्ध का चरम बिंदु कौन सा, क्या चीज़ें थी भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शीत युद्ध का चरम बिंदु फटाफट से आप बताएंगे। बर्लिन की दीवार का गिराया जाना, दूसरा विश्व युद्ध, या क्यूबा मिसाइल संकट, या फिर बर्लिन की दीवार का बनाया जाना? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट की अगर बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूबा मिसाइल संकट। ओके, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। अच्छा, क्यूबा मिसाइल सेंटर की अगर बात की जाए, क्यूबा मिसाइल सेंटर, अब ये बताओ आपकी इसका एक प्रकार से ये कब, क्यूबा मिसाइल सेंटर जो है ये किस सन से रिलेटेड है? कब ये आया था क्यूबा मिसाइल सेंटर मतलब कि संकट? बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में आप बताएं कुछ। शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध के बारे में मैंने सुबह वाली वीडियो में आपको खूब अच्छे तरीके से समझाया है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें खूब अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी के 1962, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता थे, कौन थे? निकिता सुस्क्रेव जो थे, ये क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता थे 1962 के आसपास। अगला क्वेश्चन से शीत युद्ध से संबंधित है। शीत युद्ध से संबंधित कौन है? देखिए, महाशक्ति बनने की लड़ाई ये भी संबंधित है। अधिक हथियार इकट्ठा करने की होड़ भी शीत युद्ध से ही संबंधित है। विचारधाराओं की लड़ाई भी शीत युद्ध से ही रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दो प्रतिद्वंदी जो थे शीत युद्ध में वो थे अमेरिका और रूस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का अंत हुआ था जब संयुक्त राज्य जो मतलब कि जो यूएसएसआर था, यानी कि संयुक्त जो जो संयुक्त प्रांत था आपका, यानी रूस था, रूस में बहुत सारे देश शामिल थे। रूस जब बढ़ जाता है, खास करके 1991 में रूस एक प्रकार से रूस में बंटवारा हो जाता है, रूस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मतलब कि 15 छोटे छोटे देशों में रूस बढ़ जाता है। तो 25 दिसंबर 1991 को शीत युद्ध का अंत हो जाता है इसी के साथ। अगला प्रश्न, बेजनेस किस देश के राष्ट्रपति थे? बेजनेस सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पूरब बनाम पश्चिम से क्या मतलब है? पूरब बनाम पश्चिम से मतलब है शीत युद्ध से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तनाव शिथिल का दौर कब से शुरू हुआ? तनाव शिथिल का दौर 1970 के बाद से शुरू हुआ है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हॉटलाइन समझौता कब हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। हॉटलाइन समझौता कब हुआ? 20 जून 1963, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखेंगे, शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं थे, बताएं। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण कौन से नहीं थे? द्वितीय मोर्चे पर प्रश्न ये था, दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद भी था,
युद्धकालीन लड़ाइयों का अतिक्रमण भी हो रहा था, इसलिए शीतकाल के लिए या शीत युद्ध के लिए तीनों कारण उत्तरदायी हैं। वर्साय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण थी, यह तत्कालीन कारण था, ये नहीं था। तो यह शीत युद्ध के लिए नहीं है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका परसा की संधि में मतलब परसा की संधि से किस देश का सैनिक गुट था? मतलब देश किस सैनिक गुट था परसा की संधि में? किस देश का सैनिक गुट था परसा की संधि में? सोवियत संघ का। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप लोगों ने मात्र 35 मिनट में समझ लिया। यहाँ पर लगभग 120 प्रश्नों को आप लोगों ने समझा है। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। आप लोग पेपर भी हमारे नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। आपका जो हमारा नंबर है अबाउट में दिया गया है, और नहीं तो फिर से बता दूं 9161 93 60 62, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा पेपर पीडीएफ बना करके साफ सुथरा खींच करके। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक बात और, अगर आपको को करिकुलर का जो आपका पेपर लगा हुआ है, अगर आपको उसको पढ़ना है तो आप हमारे दूसरे चैनल को करिकुलर मास्टर, ठीक है, को करिकुलर मास्टर एक यूट्यूब चैनल मैंने बनाया अभी नया नया, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। आप आसानी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर कई सारी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में और वहाँ की वीडियोज़ में आप देखेंगे तो मिल जाएंगे बहुत सारी वीडियो। ठीक है, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल आप सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो मैंने बनाया अभी नया नया चैनल है, तो आप उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ अपने साझा जरूर करें। तो आज इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने समझा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बदौलत हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।